हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केवीएस के एग्जाम के लिए पार्ट 3, जो कि ईवीएस की सीरीज चल रही है, उसका हम लोग पार्ट 3 आज पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो क्लास चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था मकान के बारे में, पशु और पक्षियों के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमारा पार्ट जो था उसमें था पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण के बारे में। ये हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें हम लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी पूछा जाना है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वासियोरकर नामक रोग की डैश की कमी से होता है। क्वासियोरकर एक रोग का नाम है, एक बीमारी का नाम है, तो वह किसकी कमी से होता है यह हमें देखना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है आयोडीन। तो जो क्वासियोरकर नामक बीमारी होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। जब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यह बीमारी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे का शरीर होता है वह विकृत टाइप का हो जाता है, जो उसकी संरचना होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो क्वासियोरकर में क्या होती है, प्रोटीन की कमी के होने से यह बीमारी होती है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें गेहूँ, चावल या ये बोल सकते हैं कि खाद्यान्न जो पदार्थें होती हैं उनसे मिलता है। कुछ फल होते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो जो विटामिन होते हैं उसकी कमी से भी कई रोग होते हैं। विटामिन हमें फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। तो देखिए अगर विटामिन की कमी की बात करें तो जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से हमें रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी-बेरी हो जाता है। सी की कमी से बात करें तो स्कर्वी होता है। और डी की विटामिन डी की अगर बात करें तो रिकेट्स हो जाता है। तो ये तो हो गया विटामिन से। अगला हमारा है आयोडीन। देखिए जो आयोडीन है वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, और हम बोलते हैं ना आयोडीन नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन नमक की कमी से क्या होता है, घींगा हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। जो ग्वाइटर है उसको हम लोग घींगा बोलते हैं, तो आयोडीन कमी से वो हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कुछ हमें दिए गए हैं, जो है रेमेडी कुछ दी गई है, उसका ट्रीटमेंट किस चीज़ के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं हमें वो देखना है। तो पहला हमारा है कटे और घाव। तो देखिए जब हमें घाव लग जाती है, चोट लग जाती है और कट जाता है तो हम लोग घर में क्या यूज़ करते हैं, हल्दी का चूर्ण यूज़ करते हैं। हम सभी ने क्या किया होगा कि हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके पका करके उसको घाव पे लगाया होगा। तो जो कटे हुए घाव होते हैं उसपे हम लोग हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। वहीं अगर हम लोग सामान्य ज्वर की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेथी के बीज का उपयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरा हमारा है आँख का सूजन। देखिए आँख के सूजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताजे धनिये के बीज से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। वहीं अगर दाँत का दर्द की बात करें तो हींग का चूर्ण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। और देखिए दाँत के दर्द के लिए एक लौंग होता है, लौंग का भी यूज़ होता है दाँत के दर्द के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है 2, 3, 1 और 4। अब देख लेते हैं ये सीक्वेंस किस किस ऑप्शन में मिलता है हमें। तो ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर डी। डी में हमें मिलता है 2, 3 और 1, 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है। देखिए विटामिन के की अगर कमी हमारे अंदर हो जाती है तो जो रक्त का जो थक्का होता है वो बन नहीं पाता है। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त हमेशा बहता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वहीं अगर विटामिन ए की बात करें तो हमने पहले ही बात किया है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी-बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी देखिए मसूड़े से खून आने लगता है, तो स्कर्वी में ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है तो ऑप्शन देख लेते हैं, चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग और चौथा है तपेदिक। तो देखिए जो प्लेग होता है, प्लेग क्या होता है, चूहों द्वारा फैलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें हम लोग चेचक की, मलेरिया की, तपेदिक की, तो देखिए जो चेचक होता है वो वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया किस चीज़ से होता है। तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जो मलेरिया होता है न ही वो वायरस से होता है, न ही बैक्टीरिया से होता है। जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी क्वेश्चन में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। किस पेड़ से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा है मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस और एकोनाइट।
तो देखिए जो क्विनैन नामक दवा होती है वो सिनकोना के प्लांट से प्राप्त होती है। जो सिनकोना का जो प्लांट होता है, जो उसका छाल होता है, उसी से हमारा प्राप्त होता है क्विनैन नामक दवा। और जो क्विनैन नामक दवा होता है उसका यूज़ किसमें होता है? देखिए इसका यूज़ जो होता है वो मलेरिया के उपचार में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा बिल्कुल सही है। वहीं अगर यूकेलिप्टस की बात करें तो जो यूकेलिप्टस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट। अब बात ये आती है कि इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट क्यों बोलते हैं? देखिए जो यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये क्या करता है, पानी अब्ज़ॉर्ब करता है पृथ्वी से। तो इतना ज़्यादा पानी लेता है, जितना ये पानी लेता है अकेले उतने में कई प्लांट अपनी ज़िंदगी जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो यूकेलिप्टस अधिक पानी खींचने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी है लेकिन एग्ज़ाम में बार-बार पूछता है, तो हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो ऑप्शन हमारा है दूध, दूसरा है मांस, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है अंडा। तो देखिए हम जानते हैं जो प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन में। सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है। वहीं अगर बात करें अंडा की तो अंडा में तो भी प्रोटीन पाई जाती है लेकिन सोयाबीन से कम होता है। अंडा में हमें जो है अंडा से फैट भी प्राप्त होता है, प्रोटीन भी प्राप्त होता है, मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि अंडा के बारे में पूछ देता है और पूछता है कि वह किस-किस चीज़ का स्रोत है, तो हम लोग अधिकतर प्रोटीन टिक करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। जो अंडा होता है उससे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, तो ये हो गया। मांस जो होता है वो मांस भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। वहीं अगर दूध की बात करें तो जो दूध होता है उससे भी हमें प्रोटीन भी मिलती है, फैट भी मिलता है। देखिए दूध क्या होता है, दूध एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सभी कुछ पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो दूध में पाया नहीं जाता है, वो आपका है विटामिन सी। जो विटामिन सी आपका है वो आपका दूध में नहीं पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि दूध में कौन-सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो देखिए जो हैजा होता है वो दूषित जल और भोजन से होता है, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है मलेरिया, एचआईवी, एड्स और डेंगू। तो देखिए डेंगू और मलेरिया तो होता है लेकिन एचआईवी, एड्स जो है वो नहीं होता है मच्छर से, तो ये भी गलत है। तीसरा है एचआईवी, डेंगू और हैजा, फिर यहाँ से हैजा बोल दिया और एचआईवी भी बोल दिया, तो ये नहीं होता है। चौथा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो तीनों चीज़ें हैं वो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। अब बात ये आती है कि मलेरिया किस चीज़ से फैलता है? तो देखिए जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू एडिस मच्छर द्वारा फैलता है और चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया भी एडिस की एक प्रजाति होती है मच्छर की, जो प्रजाति है एडिस मच्छर की, उससे चिकनगुनिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन क्या है, मच्छर तेल की परतों में फंस जाते हैं, दूसरा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है, तीसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, चौथा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो देखिए जब भी जहाँ बाढ़ वाले इलाके होते हैं, जब बाढ़ चली जाती है तो कुछ पानी इकट्ठा रह जाते हैं गड्ढे नालियों में इत्यादि में, तो वहाँ क्या होता है बहुत ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल हम लोग डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, जो मिट्टी का तेल होता है देखिए, जो ऑक्सीजन पानी में जो घुलती है वो एनवायरनमेंट से जाती है और पानी में घुल जाती है, जिससे मच्छर क्या करते हैं उस पे सर्वाइव करते हैं। अगर जो है हम लोग उस पे केरोसिन डाल दें तो वो जो ऑक्सीजन का जो कनेक्शन होता है उसकी आपूर्ति कट जाती है, जिससे मच्छर का जो प्रजनन होता है वो थम जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ हमें आम का संरक्षण देखना है कैसे किस कर सकते हैं हम लोग। तो पहला हमारा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। देखिए रेफ्रिजरेटर में आम को अधिक दिन तक हम लोग संचित नहीं कर सकते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा हमारा है अचार और आम का पापड़ बनाना। देखिए हम जानते हैं कि आम का अगर अचार हम लोग बना दें तो ये कई साल तक चल सकता है। वहीं अगर पापड़ की बात करें तो पापड़ भी कई साल तक चलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। तो ये भी नहीं है, अगर हम लोग आम का जूस बना देंगे तब तो वो और जल्दी खराब होगा। चौथा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि हमें कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ें प्लास्टिक के थैले में रखना नहीं चाहिए। और अगर हम प्लास्टिक के थैले में रखते भी हैं तब भी वो खराब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। देखिए एक पौधा के बारे में बात किया गया है जिसकी जो पत्तियां होती हैं हम लोग सब्जी की तरह यूज करते हैं और उसके बीज से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं। तो अब देखना है कि वो पौधा कौन सा हो सकता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है सरसों। तो देखिए इसका यही आंसर सही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सरसों की जो पत्ती होती है उसकी सब्जी बनाते हैं। और देखिए जो पंजाब होता है, पंजाब साइड में सरसों का साग और मक्के की रोटी काफ़ी फेमस होती है। वहाँ का प्रमुख व्यंजन है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग सरसों का जो प्लांट है उसको जो पत्तियाँ उसकी होती है उसकी सब्जी बनाते हैं, और जो उसका बीज होता है उसको तेल निकालते हैं। वहीं अगर पालक की बात करें तो पालक के बीज से हम लोग तेल नहीं निकालते हैं, सिर्फ उसके पत्ती का यूज करते हैं। नारियल की बात करें तो जो नारियल होता है उससे हम लोग तेल निकालते हैं, लेकिन उसकी पत्ती का जो यूज है वो खाने के लिए नहीं करते हैं। वहीं अगर बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी का भी हम लोग क्या करते हैं, पत्ती खाते हैं। बाकी इससे कोई भी तेल प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मलेरिया, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है बुखार और चौथा है मियादी बुखार। तो देखिए अगर कभी भी डॉक्टर सलाह दे रहा है गुड़ खाने की, आंवला खाने की, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की, तो जाहिर सी बात है कि वो उस इंसान में आयरन की कमी है, इसीलिए डॉक्टर उसे आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जी खाने के लिए बोल रहा है। क्योंकि गुड़ और आंवला में काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि लौह तत्वों की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, इसमें बार बार पसीना आता है, इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, यह रोग मच्छर से होता है। उपरोक्त लक्षण किस बीमारी से संबंधित है? यहाँ एक बीमारी के लक्षण के बारे में बताया गया है। तो देखिए पहला हमारा है ऑप्शन डेंगू। तो जो डेंगू होता है वो मच्छर से फैलता है, ये बात सही है, इसमें भी पसीना आता है, कपकपी होती है। दूसरा हमारा ऑप्शन है मलेरिया। तो ये भी मच्छर से होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है। चिकनगुनिया है तो इसमें भी शरीर में दाने पड़ जाते हैं, इसमें भी यह भी जो है मच्छर से फैलता है। तो देखिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा मलेरिया। अब मलेरिया क्यों ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ एक विशेष पेड़ की बात की गई है कि जो पेड़ है, पेड़ के छाल से बनती है इसकी दवाई। और हम जानते हैं जो सिनकोना का पेड़ होता है उसकी छाल से बनती है मलेरिया, जो बीमारी की दवाई बनती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पीलिया पोलियो आंत्र ज्वर रोग कैसे फैलते हैं? मच्छरों से, दूषित जल जल एवं भोजन से, तीसरा है मक्खियों से और चौथा है कृमियों से। तो देखिए जो पीलिया और पोलियो आंत्र ज्वर है वो फैलते हैं आपके दूषित जल और भोजन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वहीं अगर मच्छरों से बात करें तो मच्छरों से क्या होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, ये सारी सारी चीज़ें जो होती है वो मच्छरों से होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन क्यों आवश्यक है? अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है वो हमें देखना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है बीमारियों से बचाने के लिए, दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए, तीसरा है शरीर को ऊर्जा देने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उपरोक्त सभी पे टिक करेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा। तो हमारा जो देखिए पहला ऑप्शन है बीमारियों से बचने के लिए। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होती है वो हमें कोई भी बीमारी से बचने के लिए यूज़ नहीं होता है। बीमारियों से बचने के लिए क्या होता है, विटामिन्स यूज़ होते हैं। तो हमारा पहला भी ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा हो गया शरीर की वृद्धि के लिए। तो जो प्रोटीन होता है उसका मेन वर्क होता है शरीर की वृद्धि करना, क्योंकि ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग जो है मटेरियल होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो प्रोटीन होता है उससे क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। वहीं अगर बात करें शरीर को ऊर्जा देने के लिए, तो देखिए जो शरीर को ऊर्जा देने वाला अगर एलिमेंट की बात करें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए यूज़ होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है
वो अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछता तब सही रहता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब देखिए डीपीटी का टीका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टिटेनस, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है डिप्थीरिया और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो डीपीटी का जो टीका होता है वो तीनों बीमारियों के लिए लगता है, तो हमारा होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। देखिए जो टी होता है उसका मतलब होता है टिटेनस और जो डी होता है उसका मतलब होता है डिप्थीरिया। अगर काली खांसी की बात करें तो जो काली खांसी होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्टूसिस। तो इसलिए जो पी होती है, पी काली खांसी के लिए यूज होता है जिसका मतलब होता है पर्टूसिस। तो ये आपका हो गया डिप्थीरिया जो टीका होता है वो टिटनेस काली खांसी, और जो डीपीटी का जो टीका होता है वो टिटनेस काली खांसी और डिप्थीरिया तीनों के लिए यूजफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं क्योंकि। अब हम लोग जो फ्रिज में रखते हैं सामान को तो खराब नहीं होता, तो इसका क्या कारण है। तो पहला है इसका तापमान कम होता है जिससे खाने की चीज़ों की नमी बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नमी बढ़ जाती है। दूसरा है कि इसका तापमान कम होता है जिससे खाने पीने की चीज़ों की नमी कम हो जाती है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। तीसरा हमारा है इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और चौथा हमारा है इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए जो जो आपका बैक्टीरिया वायरस है वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है, चाहे उसको हम लोग कितना भी गर्म कर दें, चाहे उसको कितना भी ठंडा कर दें। हाँ, लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि गर्म और ठंडा करके हम लोग उसको कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय जरूर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ये आपका 4 ऑप्शन है नीचे वाला, तो आप लोग ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है। देखिए यहाँ पोषक तत्व प्रदान नहीं कर रहा है फिर भी अभिन्न घटक है। तो ऑप्शन हमारा है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है जल और चौथा है रुक्षांश। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है रुक्षांश, वही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो रुक्षांश होता है वो हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में मदद करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है बॉडी को हमारे। जो जल है वो क्या करता है, हमारे उपापचयी क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, खाना का पचाना हो गया, इधर से उधर कोई भी काम करना हो गया, किसी चीज़ को घोलना हो गया, तो उसमें जल का यूज होता है। लेकिन जो रुक्षांश होता है वो हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। यह क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में ये योगदान देता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रोनाल्ड रास किससे संबंधित है। रोनाल्ड रास एक साइंटिस्ट का नाम है, वो किससे संबंधित है। तो पहला हमारा ऑप्शन है दूध का पाश्चुरीकरण, दूसरा है चेचक का टीका, तीसरा है पोलियो का टीका और चौथा है मलेरिया परजीवी की खोज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया मलेरिया परजीवी की खोज। देखिए जो रोनाल्ड रास थे उन्होंने सबसे पहले मलेरिया परजीवी की खोज की थी। वहीं अगर हम लोग बात करें दूध का पाश्चुरीकरण, तो देखिए दूध का जो पाश्चुरीकरण की जो खोज हुई थी उसको लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने किया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लुई पाश्चर, उन्हीं के नाम पे पाश्चुरीकरण नाम पड़ा हुआ है। दूसरा है चेचक का टीका, तो देखिए जो चेचक का टीका है उसको एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, तो वो आपका हो गया चेचक के टीके के लिए। तीसरा हमारा है पोलियो, तो जो पोलियो का जो टीका होता है उसको साल्क नामक साइंटिस्ट ने खोजा हुआ था। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन बन गए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है। यहाँ एचआईवी की जानकारी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं उसके बारे में हमें पता करना है। तो पहला है विडॉल। देखिए जो विडॉल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, जो विडॉल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। जब भी हम लोग जाते हैं टाइफाइड का चेक करवाने के लिए, ब्लड अपना देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट द्वारा ही हमें बताते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है कि नहीं। दूसरा है एमपी। देखिए जो एमपी जो टेस्ट होता है वो मलेरिया संबंधित है। जब भी मलेरिया की
हमें टेस्ट करना होता है मलेरिया हुआ है कि नहीं, तो हम लोग एमपी टेस्ट करवाते हैं। वहीं अगर ईएसआर की बात करें तो जो ईएसआर है वो ब्लड टेस्ट के लिए होता है। रेड ब्लड जो कार्पल सेल्स होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, उनके टेस्ट के लिए ईएसआर होता है। चौथा हमारा है एलिसा। तो देखिए जो एचआईवी का जो टेस्ट होता है वो हम एलिसा द्वारा करते हैं, एलिसा प्रोसेस द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग 4 क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ऑप्शन हमारा है 1985, 2005, 1995 और 1990। तो देखिए जब भारत में पल्स पोलियो अभियान जो है, टीकाकरण जो अभियान था, वो आपका 1994 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसको पूरे भारत में लागू करना 1995 में हुआ था। तो 90 इसका जो ऑप्शन है 1995 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 20 का। तो 1995 में क्या हुआ था कि पल्स पोलियो जो टीकाकरण अभियान होता है, 2 बूंद ज़िंदगी की, वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो ये तो थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।